एवरीवन, आई होप कि आपने अपने ना साइंस के पेपर की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त कर रखी होगी। लेकिन वो जो प्रिपरेशन है ना उसको एक लेवल ऊपर लेकर के जाएंगे। एक बार आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का लास्ट मिनट रिवीजन, जिसमें सभी चैप्टर्स के पांचों चैप्टर के हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ना ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देखना, चाहे इसे 2x पर देखो लेकिन इसे पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक बार में रिवीजन हो जाएगा। आपको सभी टॉपिक्स के अंदर जानने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो, आपका काम मैंने बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो भैया लाइफ प्रोसेस में क्वेश्चन कहां से आएगा? तो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का बेसिक मतलब समझो। देखो अभी मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसमें एक तो इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दूंगा और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा जैसे कि अगर मैं डिटेल में जान लगूंगा ना तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है, जैसे कि हम लोग हमारा खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं, जानवर खाना खाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो इस तरीके से होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है खुद से खाना बनाने वाले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं जो कि खुद से खुद का ही खाना बनाते हैं। और हम लोग क्या है वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो कि हम लोग किसी और से खाना लेते हैं। या फिर जैसे कि शेर हो गया, शेर भी क्या करता है कि किसी और का खाना लेता है, वो खुद से नहीं बनाता। तो अभी ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को ध्यान से समझो। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो देखिए क्या करते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और उसी के साथ में अपना वाटर लेते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इनका फूड होता है। तो इसकी जो इक्वेशन है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आएगी तो इक्वेशन आ सकती है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है कि 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑफ 12 मोल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विल गिव C6H12, जो कि होता है ग्लूकोज। इसको याद रखो, C6H12O6 इसका फॉर्मूला याद रखना। फिर इसके बाद में इसके साथ में 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है और 6 मोल ऑफ H2O रिलीज होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी है। और एक बात याद रखना कि इन द प्रेजेंस, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो O2 को रिलीज करते हैं, ना कि CO2 को रिलीज करते हैं। ये अपने दिमाग में ध्यान रखना कि CO2 को वो अंदर लेते हैं, O2 को बाहर देते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका डायग्राम जो कि अभी हम लोग देखेंगे और इनके फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है कि माउथ का काम क्या होता है? माउथ का काम होता है कि खाने को अंदर लेना, सिंपल सा काम है। इसके बाद में आती है बक्कल कैविटी। तो देखो बक्कल कैविटी या फिर माउथ कैविटी क्या होती है? हमारा मुंह का स्पेस होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हम लोग खाना इन लेते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें इसको खाने को ट्रांसमिट करना होता है। और इसमें क्या क्या होता है? इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ टीथ एंड टंग। इसके अंदर टीथ और टंग दोनों होती है, यही बक्कल कैविटी के अंदर ही होता है ये। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं टीथ। टीथ का काम क्या होता है? ये टीथ का काम होता है खाना चबाना और अंदर ट्रांसफर करना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है टंग। टंग को ध्यान से देखो, टंग का जो काम होता है वो होता है यहां पे कि मिक्सिंग ऑफ अ स्लाइवा विद फूड, कि हमारे खाने के साथ में जो हमारा स्लाइवा है उसको मिक्स करना। एंड रोलिंग एंड पुशिंग, ओके, मतलब कि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो रोल भी होता है और उसको पुश भी करती है किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। ये काम किसका होता है? ये होता है टंग का। देन फिर इसके बाद में ईसोफेगस का नाम याद रखना। जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इन कीवर्ड्स को आप एज इट इज हाईलाइट कर देना, और हाईलाइट करने से आपका आंसर अच्छा लगेगा। अगर आपको साइंस की पेपर प्रेजेंटेशन देखना है ना तो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साइंस की एक्टिविटीज की वीडियो भी एक बना दी है, तो आप लोगों का काम मैंने बहुत आसान कर दिया। बस 2 वीडियोस है, जाकर के एक बार जरूर से देख लेना। और फिजिक्स का भी फुल सिलेबस रिवीजन कर चुके हैं तो वो भी देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली स्लेवरी ग्लैंड का काम होता है कि एक एंजाइम को सीक्रेट करना। अभी एंजाइम कौन सा होता है तो हम लोग देखते हैं कि स्लेवरी ग्लैंड सीक्रेट्स एंजाइम कॉल्ड स्लेवरी एमाइलेस। ये याद रखना कि स्लेवरी ग्लैंड जो है वो कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? वो करता है स्लेवरी एमाइलेस। एंड दिस एंजाइम डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू द सुक्रोज एंड माल्टोज। ये वाली लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा कि कौन सा जो है स्लेवरी ग्लैंड्स कौन सा एंजाइम रिलीज करते, तो हो जाएगा स्लेवरी एमाइलेस। और उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टार्च को कन्वर्ट करना सुक्रोज के अंदर और माल्टोज के अंदर। ये आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लेवरी एमाइलेस। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या
होता है बेसिकली ईसोफेगस जो है वो हमारे माउथ से जो खाना है वो पेट तक पहुंचाते हैं। इसका जो होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, मैं बताता हूं आपको इसका एक्शन कैसा होता है। पहले ही ऐसे होता है, फिर इसके बाद में ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मतलब ये पुश करने का काम इसका होता है। तो ये जो मूवमेंट मैंने आपको बताया, इस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। ये नाम याद रखना ईसोफेगस के लिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो आता है ये जो हमारा डायग्राम है ये है। अब इसके डायग्राम में आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप ये बता दो लेबलिंग का। इसमें क्वेश्चन आएगा कि ईसोफेगस का काम क्या होता है, या फिर स्टोमक का काम क्या होता है, या फिर पेनक्रियास का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं ना वही आएगा इसमें। कि ऐसा आ जाएगा कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम दे दिया जाएगा, फिर 3-4 के आपको फंक्शन पूछ ले जाएंगे कि इनके फंक्शन बताओ, या फिर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये जो डायग्राम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस तो आपको करवा के नहीं दिखा सकता, मैं बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, और आपका टाइम बड़ा ही वैल्यूएबल है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे स्टोमक में, वो आता है फंक्शन ऑफ HCl की HCl का फंक्शन क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछ ली जाते, तो इसको ध्यान से देखना। तो यहां पे इसका जो सबसे पहला काम होता है कि इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टोमक एसिडिक। सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि जो हमारे स्टोमक के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक कर देता है। ऐसा इसलिए करता है विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जो कि पेप्सिन होता है। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है ना, उसके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जो कि कौन करता है, यहां पर HCl करता है। फिर इसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल है HCl का, वो ये है कि इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किल करने का काम भी करता है, दैट एंटरिंग द स्टोमच विद फूड। हम खाना खाते तो उसके साथ में कोई बैक्टीरिया चला गया, हम बीमार पड़ गए, तो यहां पर क्या होता है कि HCl होता है ना, उस बैक्टीरिया को उस वहीं पे ही मार देते हैं, जिससे कि हम लोग बीमार ना पड़े। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन। आई थिंक कि हम लोग थोड़ा ज्यादा आगे आ गए हैं, नहीं सही चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बेसिकली इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट कहां पर डाइजेस्ट होते हैं, वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो आपको बोलना होगा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, और फैट्स का डाइजेशन होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी फंक्शन है वो ये है कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि जो लेंथ है, अब जो लेंथ है वो डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस तरीके का खाना खाते हो। अब इसमें एक फेमस क्वेश्चन ये आता है कि जो हर्बीवोरस होते हैं और कार्निवोरस होते हैं, इनमें से किसकी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना कि जो हर्बीवोरस होते हैं ना, हैविंग द लॉन्गर बिकॉज ऑफ द डाइजेशन ऑफ अ सेल्यूलोज। जो कि हर्बीवोरस होते हैं, जो कि घास वगैरह खाते हैं, तो घास के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, लार्ज इंटेस्टाइन चाहिए होता है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है। इसीलिए यहां पर क्या होते हैं, हर्बीवोरस की लार्ज इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस की, जो कि स्मॉल होती है। फिर इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो है यहां पर स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है किसका, वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इट हैज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कि हम लोग कहते हैं विली, व्हिच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड इनटू ब्लड। इसका काम ये होता है कि जो विली होती है ना, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं कि जो हमारा फूड हमने खाया उसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ब्लड के साथ में। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, बेसिकली इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस ऑफ वाटर। इसका काम डाइजेशन का नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको क्या करता है, वहां पर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लीवर। लीवर का काम क्या होता है, लीवर का जो काम है वो ये होता है कि इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन ये है, और जो मतलब कि सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, और जो सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। फिर इसके बाद में यहां पर इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, एंड इसका काम क्या होता है, इट सीक्रेट्स द बाइल विच स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। ये क्या करता है कि बाइल को सीक्रेट करता है, जो कि किस में स्टोर होता है, ब्लैडर के अंदर होता है। अब क्वेश्चन इसके बाद में यहां से आएगा, वो आएगा कि बाइल क्या होता है, भैया बाइल बताओ कि बाइल क्या होता है, कैसा होता है। तो हम लोग बाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो बाइल होता है, बाइल का काम
काम क्या होता है वो होता है कि इट मेक्स द एसिडिक फूड टू द एल्कलाइन सो द पैनक्रेटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। जो हमारे पेट के अंदर खाना आया था ना, तो उसने HCl ने क्या करा था कि उसको एसिडिक कर दिया था पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए। अब जब पेप्सिन एक्टिवेट हो गया तो इसके बाद में और भी तो एंजाइम चाहिए, पैनक्रेटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एसिडिक मीडियम है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है कि एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कौन कन्वर्ट करता है, वो करता है बाइल, उसको कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद में जो बाइल है इसके अंदर क्या होता है, बाइल कंटेन्स द बाइल सॉल्ट दैट हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ अ फैट एंड ब्रेकिंग द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन। ये क्या करता है कि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ग्लोबल मॉलिक्यूल्स में कर देता है, जिससे क्या ना हमारा डाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या काम होता है, सबसे फर्स्ट इसका काम ये होता है कि इट सीक्रेट्स द पैनक्रेटिक जूस। इसका तो बड़ा ही सिंपल है, याद रखना कि क्या है, क्या रिलीज करता है पैनक्रियास, क्या रिलीज करता है पैनक्रेटिक जूस करता है, कितना सिंपल है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज इसमें कंटेन होते हैं। तो ये नाम याद रख लेना कि जो पैनक्रेटिक जूस होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है अमाइलेज होता है, ट्राइप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है इसकी रिएक्शन। देखो इसकी रिएक्शन मैं आपको बताता हूं कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसमें नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, ये ध्यान से याद रखना। अब देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर यहां पर ये दिया हुआ है कि पायरुवेट जो है इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी एथलीट होता है जो कि बहुत ज्यादा देर तक दौड़ता है, तो क्या होता है कि वो थोड़े टाइम बाद में एकदम से फ्रीज हो जाता है। वो होता है क्योंकि जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो आप ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो ऑक्सीजन उतनी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए लैक्टिक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में एथलीट दौड़ नहीं पाता। ये है। और इसके अलावा इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप देख सकते हो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है। ये ध्यान में रखना कि जो पायरुवेट होता है मे बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पायरुवेट है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में आता है फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का काम क्या होता है? नॉस्ट्रिल का काम सिंपल सा होता है कि ये जो है हवा को बॉडी के अंदर लेकर के जाता है और इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं होता। अब जो नेक्स्ट है वो है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बारे में देखो कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है, इसका फंक्शन आ सकता है कि जो नेसल कैविटी होती है इट इज लाइंड विद द हेयर्स एंड द म्यूकस, इट वार्म्स, मॉइस्चराइज एंड फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग। तो यहां पर नेसल कैविटी में क्या होता है कि हेयर्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या तो उनको रोक लिया जाता है। और इसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली वार्म और मॉइस्चर रखता है, जिससे कि फिल्टर हो और गर्म हवा अंदर जाए। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जब हम ठंडी हवा लेते हैं और फिर उसके बाद जब गर्म हवा छोड़ते हैं तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि देखो जब नीचे तक जाती है ना हवा लंग्स तक, तो उस टाइम तक वो गर्म हो जाती है। तो वो सब काम यहीं से ही होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फायरेक्स। अब देखिए फायरेक्स क्या है, ये ध्यान से देखिएगा। फायरेक्स जो है इट इज द कॉमन पैसेज एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर द एयर एंड द फूड। भैया ये जो है फायरेक्स क्या होता है कि एक कॉमन पैसेज होता है जिससे कि क्या होता है कि खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो कई बार हम लोग बोलते हैं कि खाना के साथ में बोला करो मत, नहीं तो खाना सांस की नली में अटक जाएगा। तो वही यहां पे क्या होता है, फायरेक्स में वो अटक जाता है। फिर इसके बाद में यहां पे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट कंटेन्स द रिंग ऑफ कार्टिलेज। जैसे कि आपने अपने गले के ऊपर देखोगे ऐसे थोड़े रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स, कि ऐसा ना हो कि कहीं आप पे ना सांस ले रहे हो और एकदम से आपकी सांस की नली चिपक गई, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए यहां पर रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जिससे कि आपकी ये जो नली है ये अच्छे से रहे। फिर अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रॉन्ची। तो देखिए ब्रॉन्ची क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। ब्रॉन्ची इज इन द मैन पैसेज वे इनटू द लंग्स एंड दे आर द मैन एक्सटेंशन ऑफ द विंड पाइप। तो आपको याद रखना है कि जो मैन पैसेज वे है वो होता है ब्रॉन्ची एंड दैट सेटल्स द एयर इनटू एंड फ्रॉम द लंग्स। मतलब इसका काम ये होता है कि हवा लेके भी जाती है और ये हवा लेकर के भी आती है, मतलब कि हवा देने का और लेने का काम इसका होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है एलोवली। तो एलोवली का काम क्या होता है, एलोवली जो होती है यहां पर होती है दीज आर द
air sacs at the end of the bronchioles and they allow oxygen and carbon dioxide to move between the lungs and the blood stream। तो भैया इसका काम सिंपल सा ये होता है कि एक जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो कलेक्ट करता है ब्लड से और जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड को सप्लाई कर देता है। ये काम होता है इसका। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये है लंग्स। क्या होते हैं लंग्स के बारे में आपको याद रखना है कि लंग्स इज द मेन ब्रीथिंग ऑर्गन है। एंड इसके बाद में ये क्या होता है, ये होता है इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहां पर कि ऑक्सीजन का और CO2 का लेन देन होता है। सिंपल भाषा के अंदर याद रखो, अच्छे से एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। और याद रखना कि साइंस के अंदर अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो लैंग्वेज के मार्क्स नहीं कटते, बस आपको कीवर्ड्स जरूर से लिखने आने। देन फिर इसके बाद में आती है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कि हम लोग सांस किस तरीके से लेते हैं। तो देखो सांस हम लोग लेते हैं ना, जब हमारा है ना, आप देखना कि पेट अंदर जाता है तो, और जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर जाता है। तो ये कैसे होता है, ये होता है डायफ्राम के मूवमेंट से। तो डायफ्राम क्या होता है, बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी को और ऊपर वाले हिस्से को। सिंपल भाषा के अंदर याद रखो, जल्दी जल्दी हम लोग कर पाएंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन क्या है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हमसे आ जाए कि हार्ट को डिफाइन कीजिए, तो हार्ट को हम लोग, वो दिल वैसा नहीं होता। देखो जो दिल है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। आपने इसका डायग्राम देखा होगा, देखो दिल ऐसा नहीं होता, दिल ऐसा नहीं होता। दिल है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप देखना डायग्राम, अरे हाँ यार इसका डायग्राम लगाना भूल गया, डायग्राम एक बार अभी एनसीईआरटी खोल करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पर जो हार्ट है वो कैसा होता है, हार्ट इज एन दी मस्कुलर ऑर्गन दैट कंटेन्स द कार्डिक मसल्स। इसके अंदर कार्डिक मसल्स होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर सेकंड है कि इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड इनटू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये क्या होता है, एक मेन पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है कि ब्लड है उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। चाहे से आप अपनी इस अंगुली की टिप को देख लो, आप अपने सर को देख लो, आप अपने इस हाथ को यहां पर देख लो, सारी जगह पे क्या होता है कि ये ब्लड है उसको पहुंचाता है। और हार्ट की पावर बताऊं, हार्ट की जो पावर है वो है अप्रोक्सीमेटली 12 फीट तक ये क्या कर सकता है, ब्लड को फेंक सकता है। और हमारी जो नसों की साइज है, देखो मैंने फैक्ट वीडियो में सुना था कि 3 बार अर्थ के रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, उतनी है हमारी नसों की साइज, ठीक है। ये कोई काम की नॉलेज नहीं है, काम की नॉलेज आगे है। वो ये है कि हार्ट जो है वो कितना चैम्बर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, जिसके अंदर की राइट एट्रिनम है, लेफ्ट एट्रिनम है और फिर उसी के साथ में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सा है, वेंट्रिकल और ऑरिकल, इसके साथ में राइट और लेफ्ट लगा देना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है पंपिंग एक्शन जो है ना, ये भैया ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये अगर आएगा ना तो सीधा 5 मार्क्स में आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि होता क्या है और कैसे हमारा हार्ट काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे फर्स्ट होता है कि लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रिनम। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रिनम में आता है। देन फिर उसके बाद में नाउ द लेफ्ट अपर चैम्बर जो कि लेफ्ट एट्रिनम है देन रिलैक्सेस ग्रेजुअली एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, द ब्लड इज अलाउड टू एंटर द नेक्स्ट चैम्बर जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या होता है कि जैसे इसके अंदर ब्लड आता है ना, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि क्या होता है कि नेक्स्ट चैम्बर के अंदर खून चला जाता है, जो कि कौन सा होता है, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ना, नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पम्प्ड आउट वाया आरोटा। फिर इसके बाद में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये फिर से क्या होता है, ये होता है यहाँ पर फिर से श्रिंक होता है और ये आरोटा के थ्रू फिर आगे ब्लड को भेज देता है। अब इसके बाद में ये सारी की सारी हमारी बॉडी पार्ट्स के पास में ब्लड चला जाता है। देन फिर इसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे होता है, तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ब्लड फ्रॉम द बॉडी रीचेस टू द अपर चैम्बर जो कि है राइट एट्रिनम में, जो कि हम बोल सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट एट्रिनम में। फिर उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के पास हो जाएगा राइट वेंट्रिकल को और फिर इसके बाद में यहां पर ये लंग्स के पास में चला जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। ध्यान से देखो मेरी बात, आपको अगर आएगा कि पंपिंग एक्शन लिखिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जिसके अंदर कि आप लोग ये लिखेंगे कि सबसे पहले जो खून है वो आता है लेफ्ट अपर चैम्बर में। फिर उसके बाद में उसका नाम लिख देना जो कि हमारे लेफ्ट एट्रिनम में। फिर इसके बाद में वो ट्रांसफर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा के थ्रू पूरी बॉडी सप्लाई में हो जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आता है अपर चैम्बर में जो कि राइट अपर चैम्बर है, जिसका नाम है यहां पर राइट एट्रिनम और राइट एट्रिनम में आता है। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर वो किसके पास में जाता है राइट वेंट्रिकल में, और जो राइट वेंट्रिकल है उसको कहां पर भेज देता है, लंग्स के पास में। समझ गए, ये है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। बहुत ही सिंपल सा है, अब तो समझ गए यार।
और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में कि डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट, के हमारा डायरेक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट से मतलब कि दिल से हार्ट तक जाना, फिर हार्ट से दिल, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, लंग्स से दिल तक जाना और फिर दिल से लंग्स तक जाना, उसी को ही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी जाता है एंड फिर से वो हार्ट के पास में वापस आता है, कि जैसे कि सबसे पहले पूरी पूरी बॉडी को जाएगा और फिर घूम फिर के वापस से किसके पास में आ जाता है, हार्ट के पास में आ जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, वो ये है कि जो फिश है उसका कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें एक एट्रिनम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। फिर इसके बाद में एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वहीं पर ही क्रोकोडाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, इन सभी के पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो उसमें ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ब्लड से रिलेटेड बातें याद रखो। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल का काम होता है कि इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मेन काम होता है कि ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है एंड इट आल्सो कंटेन्स द हीमोग्लोबिन विच गिव्स द रेड कलर, और हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर इसको मिलता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो ये है कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है भैया? व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसको जर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और उसी के साथ में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और फिर इसके बाद में ब्लड प्लेट्स क्या होती है? जैसे अगर आपके कोई कट लग जाता है तो ऐसा कोई आता होगा आपके जो डार्क कलर का, डार्क रेड कलर का जो आता है ना, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो इसका काम होता है कि ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग इंजरी, इंजरी के टाइम के ऊपर ब्लड को क्लोट करके रोकने का काम इसका होता है। समझ गए? ब्लड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमें जर्म्स और एंटीबॉडीज को बनाना। फिर इसके बाद में थर्ड जो है वो है ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है कि अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो हमारे खून को रोकना। समझ गए? बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं लेकिन आप लोगों को अभी इसी की ही जरूरत है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम है कम और आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ये थोड़ा हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये है कि इसमें आर्टरीज जो होती हैं ये क्या होती हैं। तो बेसिकली आर्टरीज जो होती हैं ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं, जो कि क्या करती है कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, इनका काम होता है कि जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना वो हमारे हार्ट से बॉडी को पूरी को ट्रांसफर करती हैं। और इनमें एक जो एक्सेप्शन है वो ये है, एक्सेप्शन एग्जाम के अंदर यही आएगा कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, याद रखो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है कि वो उल्टा काम करती है, उसको नहीं करना। ये बोलते कि यार क्या कर रही हो तो मैं तो अलग करूंगी, तो वो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। ये क्या करती है कि जो CO2 रिच ब्लड होता है उसको कहां से लेकर के आती है, हार्ट से लंग्स तक लेकर के जाने का काम करती है। वहीं पर ही जो बाकी की आर्टरी हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बाकी के सभी पार्ट के बॉडी को। फिर इसके बाद में जो वेन्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती है हमारे पास में एक तरीके की कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेकर के आती है बाकी के बॉडी पार्ट से। तो देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो आपको कॉलम बनाना होगा, ऐसे एक कॉलम आर्टरी का, एक कॉलम वेन्स का, तो उसके अंदर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और फिर इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, इसके अंदर एक्सेप्शन आपके पास में ये है कि इसमें जो पल्मोनरी वेन है ना वो उल्टा काम करती है। तो जहां पर भी पल्मोनरी दिखे ना बोल देना कि भैया अगर आर्टरी है तो इसका काम होगा CO2 को ले जाना, और अगर वेन है तो ये क्या करेगी कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको ब्लड मतलब कि हार्ट से लेकर के जाएगी, मतलब ये क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से लेकर के हार्ट को जाने वाली है। और फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है जाइलम। देखिए जाइलम का काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, वो होता है जाइलम का, टू द अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। की जैसे कि रूट्स के थ्रू पानी को लेना है, मिनरल्स को लेना, और सारे के सारे जो ऊपर के पत्ते वगैरह हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम होता है जाइलम का। और जो हमारा फिलोएम होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है फूड को इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एग्जाम के अंदर आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फिलोएम। तो सबसे पहले तो डिफरेंस ये हो जाएगा कि क्या करता है, जाइलम जो है वो हमारा ओनली एंड ओनली वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है एक ही डायरेक्शन
में करता है डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, लेकिन जो फिलोएम है वो क्या करता है कि फूड को ट्रांसफर करता है दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड में और डाउनवर्ड में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि इट रिक्वायर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? बेसिकली एक्सक्रीशन इज एन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी दैट जनरेट्स द मेनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो भैया जैसे कि हमारी बॉडी है, इसके अंदर बहुत कुछ हम लोग खाते हैं, तो इसमें से कुछ क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, तो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसको अलग करके वो बाहर निकाल देती है, इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके फॉर्म में वो निकाल देती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारे पास में होता है ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती है, उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सबसे फिर इसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की, क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होता है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इसका काम होता है। फिर सेकंड काम होता है कि ऑल द वॉल्यूंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज, मतलब कि जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, जो कि आप अपनी इच्छा से करते हो, आप उसको रोकना चाहो तो रोक सकते हो। अगर आप दौड़ रहे हो तो आप बोलो कि मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, तो वो आप रोक सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इट इनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, जैसे कि आप लोग सोच भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, किसी चीज के लिए लॉजिक भी दे सकते हो। तो ये काम किसका होता है? ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इट रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटी सच एज ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग इफेक्ट ऑफ हार्ट हो गया, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रोकना चाहो ना अपने हार्ट को अभी रोक दो कि रुक जा भाई, ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर बहुत तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले क्या होते हैं रिसेप्टर? दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि बेसिकली इनका काम होता है कि जो भी एनवायरनमेंट पे इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करें। जैसे कि हमारे कान सुन के बताते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो देख करके बताती है, तो इसी तरीके के रिसेप्टर होते हैं। अब जैसे कि रिसेप्टर जो सबसे फर्स्ट है वो है ईयर। ईयर क्या करता है? हेल्प इन हियरिंग, सुनने में काम करता है। फिर सेकंड है कि मेकिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। फिर सेकंड है कि आईज। आईज क्या होती है? फोटो रिसेप्टर होती है, ये क्या करती है? यूज्ड इन सिंक, देखने में हमें हेल्प करती हैं। फिर जो थर्ड आता है वो आता है स्किन। स्किन क्या होती है? थर्मो रिसेप्टर होता है, जैसे कि अगर हमें ठंड लग रही है तो हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है कि यूज्ड इन फीलिंग ऑफ टेम्परेचर, लाइक हॉट और कोल्ड के टेम्परेचर को फील कराने में हेल्प करता है। और अगर आपको कोई टच कर रहा है तो इसका भी सेंस आपको इसी से ही पता लगता है, जो कि होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो स्किन भी एक तरीके का रिसेप्टर है। फिर जो नेक्स्ट रिसेप्टर है वो है नोज। नोज क्या होता है? ये होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, मतलब कि ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, जैसे कि कई बार गंदी स्मेल आता है, कई बार अच्छी स्मेल आती है, तो ये सब काम किसका होता है? ये होता है हमारी नाक का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टंग। टंग का काम क्या होता है भैया? बेसिकली हमें टेस्ट बताता है कि कैसा खाना खा रहे हैं, सॉल्टी है या फिर अच्छा मीठा है, ये सब काम किसका होता है? ये होता है टंग का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? इसके पार्ट्स जो हैं और इसका जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो भैया, एग्जाम के अंदर ये आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन होता है इसका हम लोग स्ट्रक्चर और ये फंक्शनल सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो कौन करता है? वो करता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले जो होता है वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट। फिर जो सेकंड होता है वो होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय द डेंड्राइट्स इज नाउ ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय द सेल बॉडी। और जो भी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट करी थी ना, अब इसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो ट्रांसमिट करता है वो कौन करता है? वो करता है सेल बॉडी। फिर इसके बाद में जो एक्सोन होता है, एक्सोन क्या होता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द एक्सोन। जो कि लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ना किसकी बॉडी के ऊपर? सेल बॉडी के ऊपर, उसको एक्सोन कहा जाता है। एंड इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये क्या करता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है सेल बॉडी से डेंड्राइट्स को करता है नेक्स्ट न्यूरॉन के। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्नाइपेस। तो देखिए ध्यान से, क्या होता है स्नाइपेस? इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ अ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। की बेसिकली आप देखिए कि जो नर्व एंड होती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एक गैप रहता है, तो वही जो गैप होता है उस गैप के अंदर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। वो काम किसका होता है? वो होता है स्नाइपेस का। इसके बाद में जो आता है वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। कि जो भी
बाहर के स्टिमुलस है उसका सडन रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कि जब कभी भी आप अपनी फेवरेट डिश जब घर पे बन रही होती है, जैसे कि पनीर बन रहा है, तो पनीर को जैसे आप उसकी स्मेल आती है आपके मुंह में पानी आने लग जाता है ना, वैसे ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इसके बाद में जो अगला है जो कि एग्जाम में आ सकता है वो है रिफ्लेक्स आर्क। कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? तो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे थ्रू विच द नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। कि मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू की क्या हो, इंपल्स वेव ट्रांसफर होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो कि कैक्टस का पेड़ है और आपको अंदर चुल मची हुई है, आप क्या कर रहे हो कि इस कैक्टस के पेड़ के हाथ लगा रहे हो और इसके अंदर होती है जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कांटे होते हैं। जैसे ही कांटा आपके हाथ में चुभेगा तो क्या होगा कि आपके यहां से सिग्नल जाएगा और फिर उसके बाद में सिग्नल जो है डिट्राइट से होगा, डिट्राइट से होकर के वो सेल बॉडी के पास में जाएगा, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के पास में जाएगा, फिर एक से न्यूरॉन से ऐसे करके जाएगा। अब ये जो सिग्नल है ये याद रखना कि ये ब्रेन के पास में नहीं जाएगा, ये जो सिग्नल है ये किसके पास में जाएगा? ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगी कि इससे बॉडी को हार्म हो सकता है, तो हाथों हाथ आपका हाथ वहां से हट जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, भैया क्यों जरूरत है हमें रिफ्लेक्स एक्शन की? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग, वी नीड्स टू एक्ट क्विकली अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म। ये जो डिसीजन है ये लेती है स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो, आप देखो कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा ऑटोमेटिक मोड के ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप है ना हार्ट को थोड़ी कर रहे हो, आपको दिमाग थोड़ी लगाना पड़ा है कि मेरा दिल पंप होता रहे, नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है, और आपकी ब्रीथिंग है वो भी ऑटोमेटिक है, और उसी के साथ में आपका जो ब्लड फिल्टर है वो भी ऑटोमेटिक है। सारा का सारा काम ऑटोमेटिक मोड के ऊपर है। इतनी ज्यादा ऑटो पायलट आपकी बॉडी है। बस आपके साथ में क्या रहता है कि आप किस तरीके से अपना ये जो दिमाग है इसको काम में लेते हो। अगर पढ़ाई करते हो तो वहां पे आप लोगों को हेल्प मिलती है, अदरवाइज आप अपना इसमें भी काम में ले सकते हो, गेमिंग में काम में ले सकते हो, मूवीज देखने में काम में ले सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन बाकी का तो ऑटो पायलट पर रहती है और आपको इंटरफेरेंस की भी जरूरत नहीं बोलते, आपको करने ही नहीं देती। आपकी बॉडी है फिर भी आपको इंटरफेयर नहीं करने देती, क्योंकि पता है कि अगर इसने एक बार इंटरफेयर कर दिया ना तो ये कचरा कर देगा, इसीलिए नहीं करने देती। बॉडी स्मार्ट है। और इसी के साथ में नेक्स्ट है कि हियर द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन से नहीं जनरेट होता है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से होता है। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इज इनक्लोज्ड इन अ क्रैकेनियम, जो कि स्कल होता है या फिर ब्रेन बॉक्स होता है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, जैसे अगर आपका सर एकदम से टकराता है तो ये क्या करता है कि वो जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो शॉक वेव्स होती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वो करता है स्कल। और फिर इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन अ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये अपने आप को इनक्लोज्ड रखती है, जिससे कि प्रोटेक्टेड रहती है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है? तो सबसे फर्स्ट होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इनको ग्रोथ से कोई भी मतलब नहीं। सबसे फर्स्ट इसमें आता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे कि आपने वो छुई मुई का पत्ता देखा ना, जैसे आप उसको हाथ लगाते हो वो क्या होता है, पहले खुला होता है फिर उसके बाद में बंद होता है। तो यही क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस जिस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं वैसे प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मींस टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। और ये भी इलेक्ट्रिकल केमिकल जो मींस होता है उसी को यूज करते हैं अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि फॉर द मूवमेंट्स टू हैपन सेल चेंजेस देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल। तो भैया यहां पर कोई भी मूवमेंट हो उसके लिए क्या करते हैं कि सेल है ना वो अपनी जो शेप है उसको चेंज करते हैं, ये अमाउंट ऑफ वाटर जो है उनको चेंज करते हैं, जिससे कि सो स्वेलिंग है और जो श्रिंकिंग ऑफ सेल इसमें होता है। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है जो कि है हमारे पास में डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ की। ग्रोथ के ऊपर कौन से डिपेंड करते हैं? तो इसके लिए बेसिकली आपको 5 है, इनके नाम ही याद रखना और इनका फंक्शन याद रखना। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहला है कि हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि इसका मूवमेंट करवाना होता है प्लांट्स का वाटर की तरफ। फिर सेकंड होता है कि फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, की किधर लाइट मिल रही है उधर ही जो प्लांट है उसकी ग्रोथ करवाना। फिर थर्ड है कि जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, मतलब कि जो रूट्स है उनका तो ग्रेविटी की तरफ और जो बचा हुआ पार्ट है स्टेम वाला पार्ट है उसको कहां पर, ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी मूव करवा। देन फिर इसके बाद में इसका फोर्थ है जो कि है यहां पर केमोट्रोपिज्म, जो कि होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ जो ग्रोथ होती है वो इसका काम होता है।
देन फिर इसके बाद में फिफ्थ जो है वो है हमारे पास में थिग्मोट्रोपिज्म, जिसका काम क्या होता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली इसका काम ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स होते हैं जैसे कि पास में एक लकड़ी लगा दो तो उसके साथ में वो गोल गोल घूम करके ऊपर बढ़ते हैं, तो वही काम होता है किसका, वो होता है थिग्मोट्रेपिज्म का। ठीक है, ये आप फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है प्लांट हार्मोन। तो देखिए प्लांट हार्मोन क्या होता है, बेसिकली हार्मोन क्या होता है, हार्मोन आर द केमिकल कंपाउंड विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। बेसिकली हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका कि ग्रोथ से उनका रिलेशन होता है, डेवलपमेंट से रिलेशन होता है और रिस्पॉन्स रहता है कि एनवायरनमेंट के साथ में कैसा रिस्पॉन्स है। फिर सेकेंड होता है कि मेन प्लांट हार्मोन कौन से, तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है कि सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप को सिंथेसाइज करना। सेकंड की हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्ग बिगर, कि उसका काम होता है कि सेल को बिगर करना। फिर जो थर्ड होता है कि इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म, और ये फोटोट्रोपिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है साइटोकिनी। साइटोकिनी का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रमोट्स द सेल डिवीजन। फिर सेकंड आता है कि इसमें प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, कि जो जैसे कि क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है सीड्स बनाने के लिए ना क्या होता है कि सेल डिवीजन चाहिए होता है, तो इसीलिए ये जो काम होता है वो होता है साइटोकिनी करता है। देन फिर इसके बाद में आता है एब्सकेबिक एसिड। तो एब्सकेबिक जो एसिड होता है ये क्या करता है कि स्टॉप्स द ग्रोथ कॉज द विटलिंग ऑफ द लीव्स, मतलब कि मुरझाना, जो पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती हैं वो इसी के कारण होती है। फिर सेकंड है स्ट्रेस हार्मोन, कि प्लांट को अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उस केस के अंदर भी ये क्या होता है कि प्लांट मर जाता है। तो देख रहे हो प्लांट को भी स्ट्रेस हो रहा है तो तुम्हें तो स्ट्रेस हो ही सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि हार्मोन इन एनिमल्स, की हार्मोन्स एनिमल्स में किस तरीके से होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन अभी भी हम लोग देख करके हैं कि आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, की ग्रोथ को और जो उनकी एक्टिविटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली दीज ग्लैंड सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड, कि जैसे कि डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो इनके ऊपर ही डिपेंड होती है। अब देखिए जैसे कि जो एंडोक्राइन है इसमें बहुत तरीके के ग्लैंड होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, अंडर द ब्रेन होता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये करता है हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट, हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर सेकंड होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होता है नेक पे। थायरोक्सिन इसमें हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है कि कंट्रोल्स द जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, अबव किडनी प्रेजेंट होता है, और एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है, ये देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, नियर स्टोमच। ये किसको प्रोड्यूस करता है, वो करता है इंसुलिन को, और इंसुलिन का काम क्या होता है, ये करती है कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम पैनक्रियास करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टेस्टिस, जो कि बॉयज में प्रेजेंट होती है। कहां पे होती है, स्क्रोटम में। और ये कैसा होता है, ये होता है मतलब कि कौन सा हार्मोन जनरेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जनरेट करती हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये होता है स्पर्म प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज। जो भी बॉयज के अंदर प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ओवरीज, जो कि गर्ल्स में प्रेजेंट होती है। कहां पर होता है, नियर यूट्रस इसकी पोजीशन होती है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि एग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस हैं वो सब जो लाने का काम है वो एस्ट्रोजन करता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, नियर यूट्रस में प्रेजेंट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें डायग्राम जरूर से आएगा, डायग्राम ध्यान से देखना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, ये इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन क्या देखना है, हमें देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके एडवांटेज देखना है। देखो ये सब बेसिक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जो कि एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज ये होता है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, इसका फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि इट इज यूजफुल एडवांटेजियस टू अ सर्टेन एनिमल्स दैट रिमेन इन वन पर्टिकुलर प्लेस लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो भैया इसका सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता है कि जो एनिमल्स एक ही जगह के ऊपर रहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर सेकंड एडवांटेज इसका ये होता है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस द न्यूमरस ऑफस्प्रिंग विदाउट कॉस्टिंग द पेरेंट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ टाइम। और यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरेट हो जाते हैं विदाउट कंज्यूमिंग टाइम और विदाउट कंज्यूमिंग जो उनकी एनर्जी है उसके बिना ही हो जाता है। फिर इसके बाद में इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला यह है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल देयरफॉर शेयर द सेम वीकनेस। ये जो होते हैं ये जेनेटिकली सेम होते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो वीकनेस होती है वो भी एक जैसी होती है। जैसे कि अगर कोई मान लो कि जो हाइड्रा है ये क्या हो रहा है कि जनरेट हो गया और इसके अंदर एक वीकनेस है कि हायर टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होगी वो जितने भी उस समय की ऑफस्प्रिंग होगी उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा और उन सभी की वीकनेस ये होगी कि वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है कि टाइप्स हैं। इसके टाइप्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो आता है वो आता है फिजन। फिजन क्या होता है? बेसिकली फिजन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है कि बाइनरी फिजन में पेरेंट दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है जो कि अमीबा में है, फिर उसके बाद में वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद में मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि दो से ज्यादा पार्ट के अंदर अगर कोई भी पेरेंट स्प्लिट होता है और नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है तो वहां पे मल्टीपल फिजन होता है। जैसे कि द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू द मेनी इंडिविजुअल्स, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है यहां पर प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट एग्जांपल रहेगा। फिर इसके बाद में अगला आता है वो आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसको ध्यान से देखना। ये होता है हमारे पास में कि प्रोसेस इन विच द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्लेगमेंटेलियस एल्गी, ये देखो नाम इसका क्या है, फ्लेगमेंटेलियस एल्गी, जो कि स्पायरोगायरा भी हम लोग इसे कहते हैं, ब्रेक अप इनटू टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और द पीसेस। तो भैया इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो स्पायरोगायरा है ना वो क्या करता है कि दो या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर स्प्लिट हो जाता है और फिर उसके बाद में ऑन द मैच्योरिटी ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। और जब ये पूरा पूरा हो जाते हैं उनकी लेंथ, मतलब कि जब वो पीसेस के अंदर टूट जाते हैं उसके बाद में वो एक पूरे पूरे नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन देखिए बड़ा ही ध्यान से देखना, रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन बेसिकली होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। कि इसके अंदर क्या होता है कि देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है कि ये जो प्लेनेरिया है इसमें क्या होगा कि ये पहले ना तीन पार्ट के अंदर टूट जाएगा। एक तो होगा इसका हेड और एक होगा क्या इसका बीच वाला पार्ट और एक होगा नीचे वाला पार्ट। तो ये तीन पार्ट के अंदर स्प्लिट हो गया ना, तो इन तीनों पार्ट से पूरा पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि रीजनरेशन में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू कि कोई भी बॉडी पार्ट से पूरा पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, चाहे से छोटा से बॉडी पार्ट हो, उससे पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है? बेसिकली बर्डिंग इज एन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लगिंग ऑफ अ पेरेंट बॉडी। इन दिस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली टू फॉर्म द बर्ड्स एंड विच रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी बट लेटर डीअटैच एंड डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो भैया इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये पेरेंट की बॉडी है, ठीक है, ये वाली क्या है, ये है पेरेंट की बॉडी। इसमें ब्लब लाइक स्ट्रक्चर या फिर ब्लडिंग जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ, फिर इसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है और पेरेंट से अटैच रहता है। लेकिन फिर जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है ना तो ये पेरेंट से डीअटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना। हाँ ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है
वो बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को जनरेट करता है। देन फिर इसके बाद में क्या होता है कि व्हेन द स्पोर केस ऑफ अ प्लांट ब्रस्ट एंड देन स्पोर स्प्रेड टू द एयर, देन दीज एयर मेट्स देम टू लैंड ऑन द सॉइल एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। तो भैया बेसिकली इसमें ये होता है कि स्पोर जो होते हैं वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। अब जैसे ही वो फटता है तो क्या होता है कि वो बीज जो है वो नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो क्या होंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में इसका एग्जांपल जो है हमारे पास में वो है राइजोपस, इसका एग्जांपल है, और हाइफे हो गया इसका एग्जांपल, जो कि हाइफे से क्वेश्चन आता है कि कैसा होता है, ये होता है थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस इसके होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा कि वेजिटेटिव पार्ट से ही नया जो प्लांट है वो डेवलप हो गया, फिर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा ऑफ द ओल्ड प्लांट सच एज द रूट, स्टेम और लीव्स। तो भैया इसको हम लोग बेसिकली यूज में लेते हैं प्लांट्स के लिए जिसके अंदर की रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए। जैसे कि रोज जो होता है ना, उसके अगर आप स्टेम काट के लगा देते हो तो वो एक पूरा पूरा नया रोज का पेड़ बन जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया हुआ है बड्स ऑफ पोटैटो हो गया, बल्ब ऑफ ऑनियंस हो गया। तो ये क्या होते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फॉलो करते हैं और इनसे एक पूरा पूरा आप बोल सकते हो कि नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सेकंड आता है कि रैपिड एंड इकोनॉमिकल मेथड है ये। फिर जो थर्ड है कि सीडलेस वेराइटीज ऑब्टेन होती हैं। इसमें तीन इसके एडवांटेज एग्जाम में आ सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। कि सबसे पहला क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। सेकंड होता है कि इसमें रैपिड होता है और इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। फिर थर्ड होता है कि इसमें सीडलेस वैरायटीज जरूरी होती हैं, मतलब कि सीडलेस वैरायटी हमें मिलती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसके लिए जो फ्लोवरिंग प्लांट है इसके जो कंपोनेंट्स है ये बड़े ही जरूरी हैं, तो इनको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पियल। तो स्पियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है ग्रीन पार्ट। देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना स्फीयर, तो यही होता है। जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये होता है स्फीयर। अब इसका काम क्या होता है ये, तो हम लोग इसको देखते हैं कि बेसिकली इसका काम ये होता है कि इट इज द ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट वेयर द फ्लावर बड स्टेज। कि मतलब जब फ्लावर बड स्टेज में होता है ना तो उसके बाहर जो कवरिंग होती है वो ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टेमन। तो देखिए स्टेमन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। इसकी स्पेलिंग में आ रहा है स्टेमन। मैन मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इस स्टेमन को याद रखना है कि ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना जो कि येलोइश इन कलर होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है वो है फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या होता है, ये होता है एक थिन स्टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को। एंथर को सपोर्ट करने का काम करता है फिलामेंट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कार्पेल, जिसको कि हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लोवरिंग प्लांट का। और ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। एक बार ध्यान से देख लो कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, और एक बार इसकी ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके पार्ट आते हैं, जैसे कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज एन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल बीइंग इन स्टिकी नेचर दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। भैया जो स्टिग्मा होता है ये टर्मिनल पार्ट होता है किसका, कार्पेल का, जिसका कि काम क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स को लेना, पॉलिनेशन के टाइम पर कलेक्ट करना। फिर सेकंड आता है वो आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, बेसिकली इट इज द अटैचमेंट ऑफ द स्टिग्मा टू द ओवरी हेल्पिंग विद द ट्रांसफर ऑफ द पोलन थ्रू द स्टाइल टू ओवरी। भैया इसका काम ये होता है कि जो भी पोलन है ना उसको स्टाइल से ओवरी तक ट्रांसफर करने का सिंपल सा काम इसका होता है। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट आता है जो कि ओवरी है। ओवरी के नाम से क्लियर है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका कि काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि फीमेल गैमेट्स जो ओव्यूल हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, ओवरी का होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्वोलन बॉटम होता है ये कार्पेल का, समझ गए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, बेसिकली सिंपल से एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर की पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर ऑफ द स्टेमन टू स्टिग्मा को ट्रांसफर होते हैं। और ये दो तरीके का हो सकता है,
सकता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसमें कि है ना जो एक ही प्लांट है उसी के ऊपर ही सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं अपना। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन की, दो अलग अलग डिफरेंट फ्लोर्स हैं उनका पॉलिनेशन हो जाए तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका डायग्राम बनाना जरूरी है और एग्जाम के अंदर आ जाएगा डायग्राम, तो इसके जो कंपोनेंट्स है उनका यूज या फिर मतलब कि उनका क्या फंक्शन है वो आ सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है यहाँ पे टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होती है, अभी अभी हम लोग पढ़ कर के आए हैं कि ये एक ग्लैंड होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन को जनरेट करती है और इनका जो काम होता है ये होता है कि मेल जर्म सेल या फिर आप लोग कहते हो कि स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करने का या फिर फॉर्मेशन का इनका काम होता है। ये कहां पर होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। देन फिर इसका सेकंड आता है कि वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस कहां पर होता है, इसका क्या काम होता है, तो सबसे पहले इसका काम होता है कि इट डिलीवर्स द स्पर्म एंड रीयूनिट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूनाइनरी ब्लैडर। यूनाइनरी ब्लैडर के साथ में ये मिल जाता है और इसका काम क्या होता है, ये करता है स्पर्म को डिलीवर करता है और उसी के साथ में जो ट्यूब आ रही है यूनाइनरी ब्लैडर से उसके साथ में जुड़ जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इट सीक्रेट्स द फ्लूइड टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन इजियर फॉर द स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को इजियर करने के लिए ये एक जो फ्लूइड है उसको सीक्रेट करता है जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफर अच्छे से हो पाए। फिर इसके बाद में लास्ट है कि स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, एक स्मॉल पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है, बेसिकली इट इज द मेल जेनिटल ऑर्गन विच ट्रांसफर द स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम होता है वो पेनिस का होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स को याद रखो, इसका डायग्राम याद रख लेना। फिर इसके बाद में जो इसका सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ओवरीज। ओवरीज का काम क्या होता है, बेसिकली ये इनका काम होता है कि फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना। इनकी लोकेशन क्या होती है वो याद रखना कि अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड ऑन द बोथ साइड एट द एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी। किडनी के पास में एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है कि इट रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। इसका काम होता है कि जो ओवरी ने एग जनरेट किए हैं उसको यूट्रस तक ट्रांसफर करती है एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और यही एक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन फिर इसके बाद में आता है वो आता है यूट्रस या फिर वॉर्म। तो यूट्रस क्या होता है, बेसिकली एक होलो पियर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर द ग्रोथ ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। यहां पर फीटस की ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है, वेजाइना का काम होता है कि इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज अ बर्थ कैनाल। कि इसका काम जो होता है कि कॉपुलेशन के दौरान मेल स्पर्म को रिसीव करना और उसके साथ में सर्व एज अ बर्थ कैनाल भी इसका काम होता है। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है सर्विक्स। तो देखिए सर्विक्स क्या होता है, बेसिकली लोअर एंड द नैरोवर पोर्शन ऑफ अ यूट्रस विच ओपन इनटू वेजाइना। जो कि वेजाइना में ओपन होता है, लोअर पोर्शन होता है किसका, यूट्रस का। फिर इसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पिछली बार, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो अब भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। वो ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है कि अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है कि फिजिकल बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है कि बैरियर आर यूज्ड सो दैट स्पर्म नॉट रीचेस द एग। इसके अंदर बैरियर को यूज किया जाता है जिससे कि जो स्पर्म है वो एग तक ना पहुंच पाए। फिर जो सेकंड आता है वो आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि ड्रग्स आर टेकन ओरली एज अ पिल्स टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस। और हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। देन फिर लास्ट है कि सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर की वेस्कोटॉमी जो होती है इसमें वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है जो कि मेल में होता है। फिर इसके बाद में ट्यूबेक्टॉमी जो होती है वो होता है फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि एग ट्रांसफर को रोका जा सके। जब ये सेल ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, सेल ही आगे नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना, आपको अभी ये चैप्टर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कि हमारे इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, एज वेल एज फिजिकल जो थिंग्स होती है जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सभी मिल करके हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। और इसमें जो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है,
इकोसिस्टम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। कि भैया जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, तो वो सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला है कि नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है कि इट एग्जिस्ट इन द नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, की आदमियों या फिर ह्यूमंस की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। सेकंड आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि हम लोग ह्यूमंस बनाते हैं, जिससे क्या ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक्वेरियम हमने बना दिया, गार्डन हमने बना दिया, जो कि हमने बनाया, वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोड्यूसर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो भैया ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनको यूज में लेकर के, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। इनका एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट हो गया, फिर सर्टेन ब्लू एल्गे हो गया, ये सब होते हैं। फिर जो सेकंड आता है वो आता है डिकम्पोजिटर। डिकम्पोजिटर क्या होते हैं, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। इनका काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर जानवर मर गया तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है कुछ बैक्टीरियाज हो गए और फंगाई हो गया, ये इनके एग्जांपल होते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, तो फूड चेन बेसिकली होता है द फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। की भैया फ्लो ऑफ एनर्जी होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। और इसके अंदर जो फूड चेन होती है, फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमेशा बात याद रखना कि जो फूड चेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर। और जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, क्योंकि आप लोग फूड चेन और फूड वेब में कंफ्यूज होंगे। फिर इसके बाद में जो आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है कि सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स अ फूड वेब। की बहुत सारी एक जैसी चेन्स कनेक्ट होकर के एक फूड वेब को डिजाइन करती हैं। और यहां पर जो सिंगल फूड चेन डज नॉट नेचुरली अकर इन इकोसिस्टम, और एक ऐसी कोई भी सिंगल फूड चेन नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पे यह है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को डियर ने खाया, फिर डियर को वुल्फ ने खाया, वुल्फ को फिर डिकम्पोजर ने खाया। तो ये क्या हो रहा है कि एक ही साइकिल फ्लो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फूड चेन। और वेब का मतलब होता है जाला, जाला मतलब कि बहुत सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वही होता है फूड वेब। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया। अब हो सकता है कि प्लांट्स को बर्ड भी कंज्यूम करे, तो इसलिए ये हो गया। प्लांट्स को क्या कर सकता है कि क्वेरल भी कंज्यूम कर सकता है, क्वेरल को ईगल खा सकता है, और जो बर्ड है उसको फॉक्स खा सकता है, और जो बर्ड है उसको ईगल भी खा सकता है। तो ये क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड होता है। और फूड चेन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है उसको डियर खाएगा, डियर के बाद में वुल्फ खाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि जो फूड वेब है वो प्रैक्टिकल और फूड चेन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, बेसिकली द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ अ फूड और द एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स। की भैया बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फूड चेन के अंदर, जिसके अंदर कि ट्रांसफर ऑफ फूड या फिर एनर्जी होता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। अब जैसे कि यहां पे दिया गया है कि देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। जैसे कि देखिए कि जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे कि आप लोग इस पिरामिड में देख रहे हो, तो सबसे नीचे जो है वो है प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया, उसने किया 1000 किलो जूल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद में जो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उनको कितना मिलेगा, उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जूल। फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको मिलेगा 10 किलो जूल, और फिर उसके बाद में जो टर्शरी कंज्यूमर है उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 किलो जूल मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो होता है। अब ये जो फ्लो है, इसको हम लोग जो लॉ आता है 10% लॉ, उससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो 10% लॉ क्या है वो समझिए। 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली द 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो भैया इसका कहने का मतलब ये है, 10% लॉ ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी,
बाकी की जो 90% एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर गिवन है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर है वो है प्लांट्स के पास में कितनी 20,000 किलो जूल एनर्जी मिली जो कि सनलाइट से उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद में उसको डियर ने खाया तो डियर को मिली 2000 किलो जूल एनर्जी। फिर डियर को किसने खाया? फॉक्स ने, जिसको कि मिली 200 किलो जूल एनर्जी। और फिर इसका 10% कितना है? वो है 20 किलो जूल, जो कि एक टाइगर को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन से ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर वो आएंगे जो कि प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एक तरीके से खाना बनाने वाले हैं, उनको बोलेंगे। फिर जो सेकंड लेवल के ऊपर आते हैं वो आते हैं हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, कि भैया यहाँ पर वो आते हैं जो कि ना घास खाते हैं या फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वो आते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स मेक अप टू द थर्ड जो लेवल है, वहां तक थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक आते हैं, कि जो कि ना किसी जानवर वगैरह को खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और कार्निवोरस इसमें आते हैं जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। फिर इसके बाद में लार्ज कार्निवोरस हो गया। फिर टर्शरी जो कंज्यूमर है वो होते हैं कि विच फेड अपॉन द स्मॉल कार्निवोरस कंस्टिट्यूट्स ऑफ द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, कि भैया ये जो है जैसे कि मीट खाने वाले हैं, मीट खाने वालों को खाने वाले, इनके ऊपर वाले कौन से होते हैं? वो होते हैं लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, समझ गए? ये 4 ट्रॉपिक लेवल इसमें होते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है बायोमैग्निफिकेशन। तो भैया बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ही बात है। वो ये है कि यहां पर द बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। कि भैया जो बायोमैग्निफिकेशन है ये बताता है कि किस तरीके से एक स्मॉल लेवल से एक लार्ज लेवल के ऊपर जो हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि खेत होते हैं, खेतों के अंदर हम लोग जो यूरिया वगैरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है कि वाटर के साथ में मिलकर के वाटर बॉडीज में जाते हैं। फिर वाटर बॉडीज में देखो ये रहा, ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको कि वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं पेस्टिसाइड, फिर वो एल्गे कंज्यूम करती है। और एल्गे को कौन कंज्यूम करता है? एल्गे ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। फिर एल्गे जो इंसेक्ट होते हैं उनको कौन खाता है? इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट। फिर इसके बाद में उनको फिश खाती है, फिर फिश को बड़ी फिश खाती है, फिर बड़ी फिश को इंसान खाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पे जो पीपीएम है वो होता है करीब करीब 10 पीपीएम के अप्रोक्स होता है। लेकिन ये ऊपर तक पहुंचते पहुंचते जब इंसानों के पास में पहुंचता है तो ये हो जाता है 10,000 पीपीएम। ठीक है, ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। तो ठीक है, समझ गए? और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका ये है पॉइंट, ये है कि इट एक्सपेंड्स ओवर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है वैसे ही इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है कि ऑर्गेनिज्म एट इन द हायर ट्रॉपिक लेवल्स हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स। और जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर है उनमें कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। जैसे कि ग्रास का 10 पीपीएम है, डियर के अंदर 200 पीपीएम होगा, लॉइन है तो उसके अंदर 5000 पीपीएम होने वाला है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमारी जो प्यारी सी ओजोन लेयर है, देखो ये रही, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर हमें क्या करती है और कैसे करती है ये हम लोग देखते हैं। कि ये जो है हमारा सन है, ठीक है। सन से क्या होता है? सन के पास में होती है अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है जो कि सीधी अर्थ के ऊपर आती है। अब अगर सीधी अर्थ के ऊपर आएंगे तो हमें स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि यूवी रेज जो होती है वो हार्मफुल होती है। तो ये जैसे एंटर करते हैं ना तो यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर होता है ऊपर, फिर इसके बाद में होती है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है कि ओजोन लेयर एक चद्दर की तरह है जो कि क्या करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, कि इसके नीचे यूवी रेज ना आ जाए, जिससे कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। और इसमें जो आपको छेद सा दिख रहा है ना, ये छेद ये क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के किए हुए कांड हैं जो कि अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। ये जो छेद हैं ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किए गए छेद हैं, जिससे कि क्या होता है कि सीधी रेज अंदर आती हैं और फिर हम एक डिफेक्ट करती हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट हम क्या होता है ओजोन लेयर, ये देखते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनकर के बना होता है, जो कि मिल करके बनाते हैं O3। फिर इसके बाद में आता है कि ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। ये क्या करती है कि जो भी हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है उसको बचाती है जो भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उससे। और इसका काम क्या होता है? जैसे कि जो अल्ट्रावायलेंट रेज होती है स्किन कैंसर को कॉज करती हैं। फिर इसके बाद में आता है कि जो ओजोन लेयर है इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक होता है सी लेवल के ऊपर।
समझ गए कि कहां पर मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मिलती है, जिसका कि लेवल होता है 12 से 50 किलोमीटर ऊपर। और ये कैसे फॉर्म होती है ये ध्यान से याद रखना कि ये जो रिएक्शन है ये कैसे होती है कि इसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन है लाइट की प्रेजेंस में, जो कि सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में। फिर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो फिर से ये जो एटम्स टूटे ना ऑक्सीजन के, इनके साथ में मिलकर के ओजोन को फॉर्म करता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। फिर इसके बाद में इसके रीजन क्या क्या है भैया कि ये ओजोन लेयर जो है ये किस वजह से हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो इसका सबसे पहला रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि हम लोग CFC कहते हैं, जो कि एक मेजर केमिकल है जो कि डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। CFC इज फाउंड इन कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में ये मिलता है। फिर इसी के साथ में अगर हम बात करें वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन बेसिकली ये होता है कि क्या डिफरेंस है कैरेक्टर में। जैसे कि आपको बताऊं कि एक प्रीवियस जनरेशन थी, हम इसको बोलते हैं F1 जनरेशन से याद रखो, इसको आपको अच्छे से याद आएगा, और एक होती है F2 जनरेशन। ठीक है, अब ये जो जनरेशन है इनके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे कि मान लो कि हेयर कलर अलग हो गया, और उसी के साथ में और मान लो कि कोई का आइज कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब कि कुछ कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस है। उनके पेरेंट्स का आइज का कलर ब्लैक है, हेयर का कलर ब्लैक है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनके हेयर का कलर मान लो ब्राउन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, यहां पर आ गया एक वेरिएशन। तो आपको याद रखना है इसे कि द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर और ट्रेट्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। इसको वेरिएशन कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे फर्स्ट इसका कॉज होता है कि जेनेटिक वेरिएशन, जिसको कि म्यूटेशन भी कहा जाता है, जो कि इसका सबसे फर्स्ट रीजन है। सेकंड, यहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि डाइट में भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। जैसे कि बहुत सारी अभी हमारी जनरेशन है, हम क्या करते हैं ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, लेकिन वहीं पर ही हमारे दादा दादी जो हैं वो क्या करते हैं, फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करते, वो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। इनफैक्ट मेरे दादा दादी ने कभी फास्ट फूड कंज्यूम नहीं किया, तो इसीलिए उनकी डाइट अलग थी, हमारी डाइट अलग है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। उसी के साथ में क्लाइमेट कंडीशन भी डिपेंड करती है, और केमिकल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो आपको ये पॉइंट में लिखना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखते हुए चलना कि व्हाई इज द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली इसका ये जो क्वेश्चन है ये CBSE ने बहुत बार पूछा है। CBSE का वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर लीजिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है CBSE की जब इसमें पूछेगी। तो आपको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आता है कि बेसिक ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि जब ट्रांसफर होता है तो ये उसका बेसिक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन ड्यू टू वेरिएशन। जो भी हमारे पास में वेरिएशन आएंगे उसी की हेल्प से, मान लो कि अगर वेदर खराब हो जाएगा तो हम उसमें सरवाइव कर पाएंगे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि न्यू वेराइटीज ऑफ अ ऑर्गेनिज्म में अराइजेस ड्यू टू दिस वेरिएशन। और इस वेरिएशन की वजह से हो सकता है कि नई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस हो जाएं। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पे इसका जो मेन एडवांटेज है, ये डी वाला पॉइंट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं। वो ये है कि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू ए स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं वेरिएशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बैक्टीरिया का, कि एक बैक्टीरिया है एक सर्टेन टेम्परेचर तक कर पाता है, कि मैं बोल देता हूँ कि बैक्टीरिया ये करता है 40 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है हीट को। लेकिन अब जैसे कि मान लो कि इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ये हो जाता है कि इसमें 43 डिग्री सेल्सियस तक ये करेगा। तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया, तो जिस वजह से क्या होगा कि ये इस टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि इनके प्रीवियस जनरेशन इसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए वेरिएशन आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बात हो गई वेरिएशन वगैरह की। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट आएगा ना, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये है भैया मेंडल एक्सपेरिमेंट। ये जो मेंडल दादा थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, और ये बहुत अच्छा काम CBSE को इतना पसंद आता है कि हर साल एक क्वेश्चन तो यहां से ये जरूर से जरूर पूछते ही पूछते हैं। फिर वो चाहे इसे 3 नंबर का हो, या फिर वो 5 नंबर का हो, या फिर ये MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसको टॉपिक को ध्यान से समझो। इसका पूरा जो आपको लिखना है ना, उसी तरीके से मैंने पॉइंट्स में इसको लिखा हुआ है।
तो बेसिकली यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, आप इनको बोल सकते हो कि बापू थे जेनेटिक्स के। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो सेलेक्टेड प्लांट था, इसके ऊपर एक बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, कौन सा प्लांट था, वो था पाइसम स्टेनियम, जो कि गार्डन पी प्लांट था। ये आपको इसका नेम जो है ये इसको अच्छे से याद रखो, मैंने इसको हाईलाइट भी कर देता हूं एक बार कि पाइसम स्टेनियम था इसका नाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि मेंडल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस पॉलिनेटेड सीड। अब उसने क्या करा था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर कि उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया था प्लांट्स। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखना है कि इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ अ प्लांट। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक ही तरीके से एक ही प्लांट के साथ में क्रॉस होता है तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उनका कैरेक्टर सेम होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड के केस के अंदर क्या होता है कि इन केस ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इन्वॉल्विंग द टू पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मोनोहाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर टॉल है ना तो दोनों की दोनों टॉल ही रहेंगे। लेकिन जो डाई हाइब्रिड है इसके अंदर क्या होगा कि एक टॉल है तो दूसरे वाला क्या होगा, वो होगा शॉर्ट। तो ये यहां पर इसीलिए होता है डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के अंदर दो तरीके के कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। देन फिर यहां से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल एक्सपेरिमेंट का। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे आपको लिखना होगा कि मेंडल कंक्लूडेड दैट आउट ऑफ एनी पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन। अब ये यहां पर ध्यान से याद रखो कि वन इज अ डोमिनेंट एंड विच मीन्स दैट इट मेक्स द अपीयरेंस इन द हाइब्रिड व्हाइल द अदर इज रिसेसिव। मतलब इन्होंने ये कहा कि एक होता है डोमिनेंट जो कि हाइब्रिड के अंदर अपनी प्रेजेंस को दिखाता है, दूसरा होता है रिसेसिव जो कि अपनी प्रेजेंस को दिखा नहीं पाता। एंड मैनिफिकेशन ऑफ अदर इज मास्क्ड, आप बोल सकते हो कि दूसरे की जो प्रेजेंस है उसको छिपा दिया जाता है। ये था इसका कंक्लूजन। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि जो होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको दो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि होमोजीनियस है तो आपको करना होगा टॉल की, अगर मैं बात कर रहा हूं टॉल है तो आपको इसको लिखने के लिए करना होगा डबल टी, ठीक है। ये होता है कि यहां पे ये बताएगा कि ये होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट है। फिर उसके बाद में यहां पर वेयरलेस जो हमारा होमोलोगस रिसेसिव है मतलब छोटा है तो आप उसको डिनोट करोगे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करोगे। ये यहां पर बताएगा कि इसकी हाइट जो है वो है स्मॉल, यहां पे टी बताता है कि क्या उनकी हाइट है, ठीक है। ये होते हैं स्मॉल लेटर से। देन फिर इसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट आता है कि इन क्रॉसिंग इफ टू और मोर, यहां पे ध्यान से देखो कि इन क्रॉसिंग टू और मोर ट्रेट्स आर इन्वॉल्व देन जीन्स आर इंडिपेंडेंटली इररेस्पेक्टिवली ऑफ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द पेरेंट। अब जैसे कि ये यहां पर इसको इतना याद रखने की जरूरत है आपको, तो बस ये याद रखना है ये वाला पॉइंट जो है कि गैमेट इज अ प्योर एंड पॉसेस ओनली वन जेन सेट। इसमें गैमेट प्योर होता है और उसमें बस एक ही जेन सेट होता है। अब वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, हम देखते हैं। अब देखो आपको ये जो डायग्राम है ना, ये पूरा आपको फ्लो चार्ट है, ये याद रख लो, इसको अच्छे से याद रख लो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप इसको समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है कि एक है टॉल पी प्लांट और एक है शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट पी प्लांट है तो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा गया, वहीं पर ही टॉल को डबल टी से रिप्रेजेंट करा गया और इसके दो कैरेक्टर है टी और टी और टी और टी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कराना है, आपको क्रॉस करवाना है इनका। तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक आप इसका सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कैपिटल टी आपने एक बार सिलेक्ट किया और एक बार आप इसका स्मॉल लोगे और एक बार ये वाला स्मॉल लोगे, ये हो गया। फिर उसी तरीके से आप ये सेकंड वाले को सेलेक्ट करोगे तो आप एक बार इस टी को सेलेक्ट करोगे और एक बार इस टी को सेलेक्ट करोगे तो उससे बनेगी ये वाली टेबल। तो इस टेबल के अंदर एंट्रीज आ जाएंगे आपके पास में, टी सभी के अंदर इस कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास में रहने वाला है। ये हो गई F1 जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन है जिसके अंदर की प्योरली टॉल पी प्लांट था और प्योरली शॉर्ट पी प्लांट था, तो आपके पास में ये मिला। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि ऑल द प्लांट्स आर टॉल, जितने भी प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे, क्योंकि जहां पर डोमिनेंट क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है टॉल, इसीलिए हर एक प्लांट टॉल होगा। लेकिन जो F1 जनरेशन वाले जब पेरेंट बनेंगे, जैसे कि ये जो पेरेंट बनेंगे, तो इनके अंदर जो इनके कैरेक्टर हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैपिटल टी और एक हो जाएगा स्मॉल टी। जब हम इस टी को सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल टी को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास में दो कॉम्बिनेशन आएंगे, एक तो आएगा कैपिटल टी और एक आएगा हमारे पास में कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर इसके बाद में जब हम सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे स्मॉल टी को, तो हमारे पास में आएगा
टी और फिर उसके बाद में टी, लेकिन यहाँ पर ये देखो एक है स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी, तो हमारे पास में एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आएगा वो आएगा टी/टी। ये मैंने दूसरा कलर से लिख दिया, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ कि कैपिटल स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, अभी तक सारे के सारे हमें मिल रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल नहीं मिल रहा था, तो एक हमें मिला स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट हो गया, क्योंकि देखो आप फर्स्ट के अंदर शॉर्ट कब था, जब उसके पास में डबल टी स्मॉल थे, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि F2 जनरेशन के अंदर फर्स्ट टाइम के ऊपर रिसेसिव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, और इसके अंदर क्या रेशियो रहेगा, इसके अंदर रेशियो रहेगा कि 75% टॉल रहेंगे, 25% इसके अंदर शॉर्ट रहेंगे, चार में से एक है, तो यहाँ पे 75 और 25 हो गया। इसका फिनोटिपिक जो रेशियो है वो रहेगा हमारे पास में 3:1, और उसी के साथ में जो जीनोटिपिक रेशियो है इसका वो रहने वाला है 1:2:1। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने, डायरेक्टली अगर कंक्लूजन पे आते तो आपको ये सब कुछ इसमें लिख देना है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं वीवीआईपी, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेफिनेशन की फॉर्म में आ सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे फर्स्ट यहां पर आता है एल आई होता क्या है कि मतलब वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जेन, एक भी डिफरेंट फॉर्म होती है पर्टिकुलर जेन की, उसको ही एल कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है डोमिनेंट एलाई। अब देखो इसके नाम से क्लियर है कि ये डोमिनेंट करेगा, तो मतलब एक ऐसा एलाई जो कि अपनी प्रेजेंस को दिखा सकता है, और अगर कोई दूसरा भी प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पे रिसेसिव एलाई कहते हैं। सिंपल सी इसके डेफिनेशन, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ये जो रिसेसिव है ये वो होता है जो कि अपने प्रेजेंस को दिखा नहीं पाता, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। अब इसके बाद में आता है जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, बेसिकली आपके पास में जेनेटिक कंपोजिशन देता है कोई भी एक इंडिविजुअल की, जैसे कि वो प्योर है, हाइब्रिड है, या फिर कैसा है, वो यहाँ पे जीनोटाइप कहा जाता है। और वहीं पर अगर बात करें फिनोटाइप की, फिनोटाइप बेसिकली बताता है कि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि वो टॉल है या फिर ड्रॉप है, मतलब फिजिकली कैसा दिख रहा है, कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, सुंदर हो, कैसे भी, जो कि फिजिकली दिख रहा है। और ये जेनेटिकली बता रहे हैं कि हाँ भाई ये जेनेटिकली कैसा है, ये प्योर टॉल है या फिर हाइब्रिड टॉल है, क्या है, वो सब कुछ इसमें ये इस तरीके से रहता है। फिर इसके बाद में यहां पर आता है मोनोहाइब्रिड ट्रेट। अब मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन दैट इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर जो कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लिया जाए, अब इसके बाद में आता है मोनोहाइब्रिड ट्रेट। अब मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्या होता है, बेसिकली द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडरेशन में लिया जाए, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड द रेशियो 3:1, यहां पर याद रखना कि द रेशियो 3:1 विच वी ऑब्टेन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो। जो हमें रेशियो मिला था उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड रेशियो। और वहीं पर अगर बात करें डाईहाइब्रिड ट्रेट की, डाईहाइब्रिड ट्रेट क्या होता है, ये होता है कि द क्रॉस इन विच टू पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, जिसके अंदर की दो पेयर को लिया जाता है कंसीडरेशन में, उसको कहा जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 9:3:1। ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता इतनी बड़ी टर्म, बेसिकली पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है डोमिनेंट एलाई। अब देखो डोमिनेंट एलाई क्या मतलब, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, ट्रेट इन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, उसको कहा जाता है भैया डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या होता है, द ट्रेट विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, बट ये क्या हो जाता है, वापस से रीअपियर हो जाता है F2 जनरेशन के अंदर, ये वापस से अपना इंतकाम लेने के लिए आ जाता है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है होमोलोगस, हेट्रोलोगस। होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस वो होता है जिसके अंदर की सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स होंगे। हेट्रोलोगस क्या होता है, जिसके अंदर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होंगे, उसको कहा जाएगा। और वहीं पर ही डोमिनेंट जेन क्या होता है, वो होता है कि द जेन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। एक ऐसा जीन जो कि अपने होमोलोगस में और हेट्रोलोगस में दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको डोमिनेंट कहते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको कहते हैं भैया रिसेसिव जीन। देखो ये डोमिनेंट और रिसेसिव समझ जाओ, सारी डेफिनेशन अपने आप बनने लग जाएंगी। और फिर इसके बाद में यहां पर जो 10th है,
ये क्वेश्चन आया था आपके पास में, केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आया था कि इसमें एक्वायर्ड ट्रेट या फिर इनहेरिटेड ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब देखो ध्यान से मेरी बात, एक्वायर्ड ट्रेट इसके नाम से क्लियर है कि जो आप एक्वायर करोगे बाहर आकर के, वर्ल्ड में आकर के जो एक्वायर करोगे उसी को कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, मतलब बाहर आकर के सीख रहे हो। जैसे कि आपको जेनेटिकली बोलना नहीं सिखाया, अगर मान लो कि आप इंडिया में नहीं पैदा होते और आप क्या होते कि आप यूएसए के अंदर होते, आपके पेरेंट्स क्या होते यूएसए से होते, तो आप क्या बोलना सीखते, आप इंग्लिश बोलते, हिंदी नहीं बोलते। तो बेसिकली क्या है, ये आपने बाहर आकर के सीखा है। तो जो आपके अंदर जेनेटिकली प्रेजेंट नहीं होता उसको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल, उसको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट। और वी एक्वायर इट फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग मेरे को इसका आंसर देना कि जो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर है उसका जो सन है, क्या वो एक गुड क्रिकेटर होगा? क्योंकि उसके फादर जो है वो वन ऑफ द लीजेंडरी क्रिकेटर हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है कि उनका सन होगा? नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये ट्रांसफर नहीं होता। अगर ट्रांसफर होता ना तो सचिन इतने बढ़िया बैट्समैन थे तो उनका सन भी उतना ही बढ़िया बैट्समैन होता, फिर उसके बाद में उसका सन होता, तो ऐसे चलता रहता। लेकिन यहाँ पर भगवान ने करा नहीं भाई, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। तो भैया अगर सचिन का बेटा सचिन की इतनी मेहनत करता है तो उनके जैसे डेफिनेटली बन सकता है, अगर नहीं करता तो नहीं बनेगा। तो यही है यहाँ पर कि एक्वायर्ड ही होता है। और इनहेरिटेड क्या होता है? इनहेरिटेड बेसिकली होता है रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। तो ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है? बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन जो आएगा आएगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से आपको ये वाला जो चार्ट है ये आपको ड्रॉ करना है, ये हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है यहां पर, वो है इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट, मतलब कि जिस टेम्परेचर के ऊपर फर्टिलाइज्ड एग को रखा गया है वो डिटरमाइन करता है कि क्या होगी ऑफस्प्रिंग, मेल होगी या फिर फीमेल होगी। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि होता है टर्टल्स के अंदर कि अगर ज्यादा गर्मी होती है 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होता है? फीमेल का बॉन्ड होता है। और अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वहां पे मेल होता है। तो ये यहाँ पे होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लार्जली बाय द जेनेटिक कंट्रोल जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के थ्रू मिलता है। जेनेटिक वो आता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये होता है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर देगा जो अभी तक दिख रहा है। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना बड़ा अच्छे से पढ़ के आए हो। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। मैंने ध्यान से सुनो कि टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। अब यहां से बहुत सारे बच्चे देख करके आंसर दे दिया होगा भैया 23 होते हैं, आपने खुद नहीं तो लिख रखा है। लेकिन यहाँ पे वो गलत हो गई क्योंकि मैंने बोला है टोटल नंबर, यहां पर लिखे हुए हैं क्या 23 पेयर होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जिनमें से क्या होता है कि एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, और ये होता है मेल के अंदर जो होता है वो होता है XY, और जो फीमेल होते हैं उनमें होता है XX। अब जैसे कि फादर जो है जो कि मेल है उनके पास में जो क्रोमोसोम्स हैं वो है X और Y, और मदर है उनके पास में XX। अब इसके बाद में इनके गैमेट्स की बात करते हैं। इनके गैमेट्स रहेंगे X और Y और X और X। अब इसके बाद में जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो X के पास में कितने कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक तो ये होगा कि हमारे ये वाला एक्स है एक बार इस एक्स के साथ में मिल जाए और एक बार इस एक्स के साथ में मिल जाए, तो क्या होगा? इसके पास में दोनों सेम रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? गर्ल चाइल्ड होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम y को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला y है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक बार ये x के साथ में जाएगा और एक बार ये वापिस x के साथ में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि यहाँ पे बॉय चाइल्ड होने की चांसेस हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? यहाँ पर है 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वो है 4 कॉम्बिनेशन है, जिनमें से 2 तो है गर्ल चाइल्ड और 2 है यहाँ पर बॉय चाइल्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो बच्चा है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा करके, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? वो है 2 और टोटल कितने हैं? वो है 4। तो हमारे पास में आंसर
आंसर आ जाएगा 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि गर्ल चाइल्ड होगी या फिर बॉय चाइल्ड होगा। और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।